मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आए हैं। और सीखने के लिए और अपने लिए सही वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखें। हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कुंडली आपके लिए विपरीत होती है और इसलिए यह आपके रिश्तों या पार्टनर का घर भी होता है। और हर घर का 7वां घर उस घर की परोक्ष रूप से विपरीत एनर्जी या उल्टी एनर्जी होती है जो उस खास घर को दर्शाती है। और ग्रहों के मामले में भी ऐसा ही है। तो हम जानते हैं कि जब भी आप एनर्जी आपको उम्मीद से अलग नतीजे देगी या उल्टे नतीजे देगी जो हम उस खास चीज से उम्मीद करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो साइन हो या ग्रह हो। ग्रहों के मामले में भी यही बात है। जहां भी कोई ग्रह होता है उसका 7वां घर वो क्षेत्र होता है जहां ग्रह अपनी विपरीत एनर्जी या अपनी तरफ से चुनौतियां देगा, यानी वहां उस ग्रह से उम्मीद के मुताबिक उल्टे नतीजे मिलेंगे, जैसे कि बृहस्पति के लिए होता है, इसी तरह चंद्र के लिए, इसी तरह सूर्य के लिए, इसी तरह हमारे घर के लिए। तो चलिए इसे ग्रह दर ग्रह लेते हैं। अब अगर आप सबसे भीतर वाला ग्रह लेते हैं, पहले वो अब सबसे भीतर वाला सूर्य है, क्योंकि पूरा सौरमंडल सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। तो सूर्य को मिसाल के तौर पर लेते हैं। तो जहां भी सूर्य हो उसके सामने वाला घर उस खास घर के क्षेत्र होंगे जहां सूर्य की विपरीत एनर्जी कुछ मसले या चुनौतियां या मुकाबला लेकर आएगी। आइए समझाते हैं क्या मतलब है। तो मिसाल के तौर पर अगर सूर्य 7वें घर में है, उदाहरण के लिए, तो सूर्य का 7वां क्या होगा? अगर सूर्य 7वें घर में है तो सूर्य के सामने वाला घर लग्न होगा। अब लग्न क्या दर्शाता है? वो आपकी हैसियत दर्शाता है, वो आपकी सेहत दर्शाता है, वो सोचने की शक्ति भी दर्शाता है। जिसका मतलब है कि सूर्य जो भी दर्शाता है वो सब विपरीत एनर्जी या सामने वाला घर उसके क्षेत्रों को उजागर करेगा। अब सूर्य खुद क्या दर्शाता है? सूर्य आपका अभिमान दर्शाता है, आपकी स्वाभिमान, आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रेरणा, आपकी लीडरशिप, चीजों के लिए आगे आने की क्षमता, लोगों को लीड करना, ये सब सूर्य दर्शाता है। तो सूर्य के सामने वाला घर, सूर्य जहां भी हो, सूर्य के मामलों में वो आपको विपरीत नतीजे देगा। तो क्योंकि सूर्य 7वें घर में है अब, तो सामने वाला घर क्या दर्शाएगा? तो सूर्य के मामलों में सूर्य जो है आपका अभिमान, आपकी स्वाभिमान, आपकी इज्जत। तो जहां तक सामने वाले घर के नतीजों का ताल्लुक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के नतीजे जो है अभिमान, स्वाभिमान, इज्जत, लग्न के मामलों में जो स्वयं को दर्शाता है और आपकी सोचने की शक्ति को, आपकी मेहनत को, समाज में आपकी कुल हैसियत को दर्शाता है, वहां से आसानी से नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होते हैं, अगर आप अपनी इज्जत के लिए खड़े होते हैं, अगर आप लीडरशिप के लिए खड़े होते हैं, तो सामने वाला घर, हैसियत और समाज आदि के मामले में नतीजे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब विपरीत एनर्जी उस पर असर डाल रही है। जिसका मतलब है आपकी सोचने की शक्ति के मामले में सूर्य के नतीजों से जुड़ी आपकी सोचने की शक्ति, आपके स्वाभिमान, आपकी इज्जत, आपके अभिमान, आपके आत्मविश्वास के मामले में वहां चोट लगेगी या कड़ी मेहनत, ज्यादा मेहनत चाहिए होगी उस घर या उस ग्रह के नतीजे पाने के लिए। इसका ये भी मतलब है कि जब आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लें, तब भी आपको लग सकता है कि कुछ कमी है। हो सकता है आप कभी पूरी तरह खुश न हो और पूरी तरह संतुष्ट न हो कि समाज में आपकी हैसियत क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपका ओहदा क्या है। हो सकता है आप लीडरशिप वाले ओहदे से संतुष्ट न हो। आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, यह आपको ऊपर उठने से नहीं रोकता। बेशक आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप कुछ नतीजे हासिल कर लेते हैं या जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ कमी है और हमेशा कुछ न कुछ कम रहेगा। या तो दूसरों से मिलने वाली इज्जत की कमी महसूस होगी, या आपको लगेगा कि जितनी इज्जत, जितनी आप जानते हो, सराहना आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि सूर्य लोगों से मिलने वाली सराहना भी है, चमक या जितना चमकना आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, करियर में, अपनी सेहत में, आप
आप सबसे अच्छे नतीजे हासिल नहीं कर पाते, तो आपकी पूरी कोशिश के बावजूद समाज में हैसियत या तो नहीं मिल रही या उससे संतुष्टि नहीं मिल रही, सेहत के मामले में नहीं मिल रही, आपकी इज्जत के मामले में नहीं मिल रही, आपकी प्रेरणा के मामले में, आपकी लीडरशिप के मामले में। तो मतलब ये कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, हो सकता है कि आप अपने अभिमान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी क्षमता और अपनी हैसियत की वजह से लीडरशिप हासिल न कर पाएं। आपके पीछे लोगों का लीडरशिप आपकी मिसाल से आ सकता है, जो मंगल है, सूर्य नहीं। तो आपकी लीडरशिप किसी और वजह से आएगी, लेकिन आपकी क्षमता की वजह से नहीं, स्वाभिमान के लिए खड़े होने की वजह से नहीं, आप जानते हो, अपने विश्वासों के लिए खड़े होने की वजह से नहीं। आपकी लीडरशिप के लिए लोग आपके पीछे नहीं चलेंगे, हालांकि लोगों को आपके विश्वासों की वजह से आपके पीछे चलना चाहिए, लेकिन यह उस खतरे के उल्टा होगा। तो यकीनन एक संघर्ष है। अब कुछ बैकग्राउंड का शोर जो आ रहा है, वो कुत्ते EWOC की वजह से है और मैं देखता हूं कि क्या मैं कुछ शोर कम कर सकता हूं। EWOC कमरे में कैमरे पर हंगामा कर रही है। अगर नहीं कर पाया तो प्लीज मेरी माफी, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, मैं पालतू जानवरों को संभालने में बुरा ही साबित हुआ हूं। तो खैर, तो सूर्य जहां भी हो, सूर्य के सामने वाले घर में आप पाएंगे कि सूर्य के नतीजे उस घर से जुड़े होने के बावजूद कम मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सूर्य 5वें घर में है, ठीक है, यहाँ EWOC है, तो उसने कुछ नुकसान किया है, उसने कुछ शरारत की है, उसने चीजें इधर उधर फेंकी है, उसने बहुत शोर मचाया है। अब वो वापस आकर मुझे परेशान करना चाहती है और वह वापस जाकर खेलना चाहती है। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तो अगर सूर्य 5वें में है, तो 5वें के सामने वाला घर 11वां घर है। 11वें घर के मामले क्या है? 11वां घर सामाजिक नतीजों के लिए है, आपके नेटवर्किंग के नतीजों के लिए, आपकी नेटवर्किंग हैसियत के लिए, आपकी उस क्षमता के लिए जिससे आप बड़े समाज के लिए कुछ कर पाएं और जनता से या जनता के बीच लीडरशिप हासिल कर पाएं, जिसका मतलब है आपकी जनता को लीड करने की क्षमता, समाज को लीड करने की क्षमता, या अपनी जिंदगी के किसी लक्ष्य के साथ लीड करने की क्षमता, जिससे आप जनता को लीड करना चाहते हैं या बड़ी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक फॉलोअर की तरह, एक सहभागी की तरह अच्छा कर सके, लेकिन हो सकता है आप अपनी लीडरशिप के मामले में, या अपनी प्रेरणा के जरिए, या अपने आत्मविश्वास के जरिए, या अपनी हैसियत की वजह से उतना बड़ा न कर पाएं। हो सकता है आप किसी और वजह से कर पाएं। हो सकता है वो आपकी कलात्मक क्षमताओं की वजह से हो सकता है आपके इमोशनल कोशंट की वजह से हो, जो भी हो, आपकी सेवा करने की क्षमता के लिए, सामाजिक बदलावों के लिए, समाज में आपको एक लीडर के रूप में देखना, लोगों का आपको लीडर के रूप में फॉलो करना, लोगों का आपको सिद्धांतों वाले इंसान के रूप में देखना, ये सब आपके लिए संघर्ष का कारण हो सकता है, या हो सकता है आपको उस प्लेसमेंट की वजह से पूरी संतुष्टि न मिले। तो सूर्य का प्लेसमेंट जहां भी हो, उसके सामने वाला घर, सूर्य के मामलों में आप पाएंगे कि हमेशा चुनौतियां रहेंगी, हमेशा मसले भी रहेंगे। अब बुध के बारे में, संचार का ग्रह, विश्लेषण का ग्रह, वह ग्रह जो आपको चुनाव करने में मदद करता है, चीजों को मापने की क्षमता के कारण और उसके आधार पर चुनाव करने में, आपकी बुद्धि और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं के आधार पर चुनाव करने की क्षमता, साफ सोचने की आपकी क्षमता और आपकी बुद्धि। तो जहां भी बुध हो, बुध के सामने वाला घर, आप पाएंगे कि बुध से जुड़े मामलों में आपको मसले या चुनौतियां मिलेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर बुध 9वें घर में है, तो 9वें घर के सामने वाला घर कौन सा है? 9वें घर के सामने वाला घर तीसरा घर है। अब तीसरा घर क्या दर्शाता है? संचार, आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग क्षमता इत्यादि। तो बुध 9वें घर में है जहां उसके सामने वाला घर तीसरा है। तो आपकी संचार क्षमताओं का इस्तेमाल करने के मामले में, आपकी बुद्धि जो बुध दर्शाता है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, लोगों से निपटने के मामले में चुनाव करने की आपकी क्षमता, लोगों तक पहुंचने के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, आपकी कोशिशों के मामले में, सब कुछ कमतर पाया जाएगा।
और उस वजह से, उस क्षेत्र में कमतर होने की वजह से आप पाएंगे कि आप हमेशा भटकाव महसूस करेंगे, क्योंकि तीसरा घर स्व उद्यम का घर भी है या कुछ ऐसा जो आप अपने दम पर करते हैं। तो अपने दम पर कुछ करने के मामले में या अपनी खुद की कंसल्टिंग बिजनेस करने के मामले में, अपने मालिक बनने के मामले में या कोई बिजनेस करने के मामले में आप पाएंगे कि आप थोड़ा भटक गए हैं। आप नहीं जानते कि वास्तव में क्या करना है, कैसे करना है, खुद को कैसे मार्केट करना है, खुद को कैसे ब्रांड करना है, और दूसरों तक पहुंचने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की क्षमता के मामले में आपको उतने नतीजे नहीं मिलेंगे या उतने अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे जितनी उम्मीद है या जितना आपको लगता है कि आपको मिलने चाहिए। तो हमेशा तीसरे घर के मामलों में, बुध के क्षेत्रों से जुड़े मामलों में असंतोष या कम संतुष्टि का भाव रहेगा। तो बुध अगर वह मिसाल के तौर पर चौथे घर में है, तो 10वां घर क्या दर्शाता है? 10वां घर आपकी काम करने की क्षमता, आपकी नौकरी, आपका करियर दर्शाता है। तब 10वें घर के मामलों में बुध से जुड़ा करियर, जो संचार है, जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, तो काम पर आप पाएंगे कि आप बहुत आश्वस्त नहीं है। आपका संचार कभी कभी लड़खड़ाता है। आप लोगों को गलत संकेत भेज रहे होते हैं। लोग आपसे सही संदेश नहीं ले पाते। लोग आपको गलत समझते हैं। और कई बार आपकी नौकरी से, आपके सुपरवाइजर से, आपके करियर से जो तारीफ मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही। तो हमेशा अपने करियर से, अपनी नौकरी से, सुपरवाइजर से, रिश्ते से, या वे आपकी कद्र कैसे करते हैं, या आपको कितना भरोसा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कौन सी ईमेल भेजनी है, क्या नहीं भेजना है, और काम पर अच्छे रिश्ते रखना और सबके साथ बहुत बहुत अच्छे संबंध रखना, इन सब में कम संतुष्टि का भाव रहेगा। कुछ न कुछ भरोसा न होने का भाव, यह महसूस न होना कि संचार हर वक्त बिल्कुल सटीक है, हमेशा एक गैप रहेगा। चलिए शुक्र पर चलते हैं। शुक्र क्या दर्शाता है? शुक्र सभी भौतिक चीजों को दर्शाता है, लेकिन अंतरंगता, रिश्ते, भाषा की सफाई, अपने आप को एक सलीके से, बहुत नफासत और दिलकश अंदाज में पेश करने की क्षमता। तो शुक्र जहां भी हो, अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए शुक्र तीसरे घर में है। अब 9वां घर क्या है? 9वां घर लंबी दूरी की यात्रा को दर्शाता है। 9वां घर शिक्षा में संचार को दर्शाता है, उच्च डिग्रियां, उच्च शिक्षा, विदेशी संस्कृतियों के लोगों से निपटना, गुरुओं से निपटना और पिता से भी निपटना। तो अगर शुक्र तीसरे घर में है, तो 9वें घर से 7वां, आप पाएंगे कि शुक्र के मामलों में आपको चुनौतियां मिल सकती हैं, जिसका मतलब है कि पढ़ाई से जुड़े रिश्ते, पढ़ाई आसान नहीं हो सकती। तो मिसाल के तौर पर, अगर आप पढ़ाई के दौरान किसी से मिलते हैं, किसी सहपाठी से मिलते हैं और आप उसके साथ घनिष्ठता चाहते हैं, आप उससे डेट करना चाहते हैं, आप उसे पसंद कर सकते हैं, आप उसके साथ रिश्ता भी बना सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि हमेशा कोई न कोई चुनौती होगी जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरह, मुझे नहीं पता रिश्ते में पूरी अवधि का क्या मतलब है, या कम से कम लंबे समय तक नहीं चलता। आपके गुरुओं से, आपके टीचरों से रिश्ता, वे आपको ऊपर देखते हैं। आपके टीचरों को लगता है आप अच्छे हैं और टीचरों के साथ कम चुनौतियां हैं। आप अपने टीचरों, गुरुओं के चहेते या आदर्श हैं और पिता के साथ बहुत शानदार रिश्ता है। इन चीजों में आप पाएंगे कि या तो आपको चुनौतियां मिलेंगी या आप कम संतुष्ट होंगे। तो हो सकता है आप इस बात से कम संतुष्ट हो कि आपकी शिक्षा कैसी रही, आप कौन सी खास डिग्री करना चाहते थे, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, वास्तव में शुरुआत में करना चाहते थे लेकिन अंत में कौन सी डिग्री या योग्यता लेकर निकले। और आप जानते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते थे या विदेशी क्लाइंट से डील करना चाहते थे या विदेशी लोगों से डील करना चाहते थे, तो आप पाएंगे कि हमेशा कोई न कोई चुनौती होगी उससे भौतिक लाभ के मामले में। तो शिक्षा से भौतिक लाभ नहीं मिल पाएगा, रिश्ते से भौतिक लाभ नहीं मिल पाएगा, 9वें घर से जुड़े लोगों के साथ रिश्ते से भी नतीजे नहीं मिल पाएंगे। तो शिक्षा से उतने अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, गुरुओं के साथ रिश्ते भी कमतर रह सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा भी भौतिक दृष्टि से और रिश्ते की दृष्टि से उतनी फलदायक नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं और जितना आप संतुष्ट होना चाहते हैं। तो हमेशा या तो कम नतीजे मिलने का या कम संतुष्टि मिलने का भाव रहता है।
तो मैंने कई बार देखा है लोगों को अच्छे नतीजे भी मिलते हैं, लेकिन हमेशा कम संतुष्टि का भाव रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैं इन नतीजों से खुश हूँ, मैं इन नतीजों से संतुष्ट हूँ। ऐसा उस घर के बारे में नहीं होता जो शुक्र के सामने हो, आपकी कुंडली में शुक्र जहां भी हो। अब चलते हैं उस ग्रह पर जो शुक्र के ठीक बाद है लेकिन धरती के सबसे करीब है, जो चंद्र है। चंद्र क्या दर्शाता है? चंद्र भावनाओं को दर्शाता है। चंद्र आपकी सोचने की क्षमता को दर्शाता है। चंद्र आपकी हमदर्दी करने, पालन पोषण करने, सहारा देने की क्षमता को दर्शाता है। और चंद्र भौतिक संसाधनों को भी दर्शाता है, जैसे घर, आपकी गाड़ी, आपके जेवरात। ये भी कुछ हद तक चंद्र और चीजों को दर्शाता है। घर की अच्छाई, गाड़ी की अच्छाई, जेवरात की अच्छाई। जैसे एक बड़ा खूबसूरत घर, तो उसके लिए शुक्र का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन चंद्र इन भौतिक संसाधनों को कम से कम सीमित तरीके से दर्शाता है। और आपकी पालन पोषण करने की क्षमता, हमदर्दी करने की क्षमता, आपका इमोशनल कोशेंट और आपकी सोचने की क्षमता, आपका दिमाग कितना तेज है। तो चंद्र जहां भी हो, उस घर के मामलों में, चंद्र के क्षेत्रों से जुड़े मामलों में एक चुनौती होगी। मिसाल के तौर पर चंद्र है, मान लीजिए 12वें घर में और छठा घर 12वें घर के सामने वाला घर है, तो आपकी सेवा के मामलों में आपको हमेशा कुछ न कुछ कमी खलेगी। अगर चंद्र 11वें घर में है और उसके सामने वाला घर 5वां घर है, तो संतान के मामलों में हमेशा कोई न कोई भावनात्मक बात होगी जिससे आप नाखुश रहेंगे और असंतुष्ट रहेंगे। हो सकता है आपको संतान से वो भावनात्मक सहारा, वो हमदर्दी न मिले। आपको लग सकता है कि संतान को मेरी परवाह नहीं है, संतान मुझे समझ नहीं पाती, संतान मेरी सूरत हाल से हमदर्दी नहीं कर पाती। मैं उनके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, मैं उन्हें जो कहता हूँ, जो करने को कहता हूँ, उसकी वजह क्या है? अगर मैं उन्हें सजा दूं या डांट लगाऊं, तो मैं ऐसा क्यों करता हूं? तो कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर या भावनात्मक लगाव या उससे मिलने वाली भावनात्मक संतुष्टि कम हो सकती है। आपके निवेश के मामले में हो सकता है आपको हमेशा यकीन न हो कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, या हो सकता है आपको अपने सट्टे के निवेशों से वैसे नतीजे न मिले जैसा आप चाहते हैं। अपनी कलात्मक क्षमता में अगर आप कलाकार हैं, तो वहां आप पाएंगे कि जब आप अच्छे कलाकार हैं, तब भी जो संतुष्टि मिलती है, जो भावनात्मक हमदर्दी उससे मिलती है, वह कम हो सकती है। क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर होता है, तो आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आपके करियर में उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव रहते हैं और काम के प्रति आपका पूरा भावनात्मक लगाव नहीं रहेगा। तो आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका दिल नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है आप वेतन की वजह से काम करें, जो भूमिका मिल रही है, जो अच्छा ब्रांड है उसके लिए काम कर रहे हैं। ये मुद्दे काम करने की प्रेरणा होंगे, न कि आपको काम से या जिस कारण के लिए काम कर रहे हैं उससे भावनात्मक लगाव महसूस होना। तो उससे पूरी 100% संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। संतान से, निवेशों से भी पूरी 100% संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो इस तरह चंद्र जहां भी हो, उसके सामने वाला घर, उस घर के मामलों में, चंद्र की विशेषताओं से जुड़े मामलों में पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती। चंद्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? चंद्र के बाद बाहरी ग्रह आते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो चलिए मंगल से शुरू करते हैं। मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपकी कार्यक्षमता है, मंगल आपकी लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता है, जाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने की और आक्रामक तरीके से अपनी चीजें हासिल करने की, प्रतिस्पर्धा को रौंदते हुए, बाकी सबको रौंदते हुए और रुकना नहीं और अपना लक्ष्य चाहे जैसे भी हासिल करना। कभी कभी अंधाधुंध खतरों में भी भाग जाना उसी की वजह से, और अपनी आक्रामकता, लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता और बस बहुत तेज इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके हासिल करना। तो मंगल जहां भी हो, आपकी ऊर्जा, आपका फोकस वहीं से आता है। लेकिन उसके सामने वाला घर एक चुनौती होगा। मिसाल के तौर पर मंगल 10वें घर में है, तो आपका फोकस, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत सब काम पर लगेगी। लेकिन मंगल जहां है उसके सामने वाला घर अगर 10वें घर में है, तो वो चौथा घर है। तो आपकी घरेलू खुशी के मामले में आप घर के लिए कितना कर पाते हैं, घर से, निवेशों से कितने संतुष्ट हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना अच्छा घर है, क्या घर सही इलाके में है,
क्या घर उतनी खूबसूरती से है जितना चाहते हैं? वह आदर्श घर जो चाहते हैं, वह आदर्श रिश्ता जो चाहते हैं, वह आदर्श गाड़ी जो चाहते हैं, वे आदर्श मूर्त लाभ सुविधाएं जो चाहते हैं, वो खास एस बड़ी ई खरीदना जो चाहते हैं, या वह खास फोन जो चाहते हैं, वह खास गाड़ी जो चाहते हैं, या वह खास घर जिसमें सारा इंटीरियर वैसा हो जैसा चाहते हैं, आप पाएंगे कि हमेशा कमी खलती है, भले ही आपको वे नतीजे मिल जाएं। उदाहरण के लिए, जो संतुष्टि आपको उससे मिलनी चाहिए कि मैंने हासिल कर लिया, मैं पहुंच गया, वह नहीं मिलेगी। यह इसलिए भी है क्योंकि मंगल संपत्ति का कारक भी है। तो वहां आप पाएंगे कि आपका फोकस संपत्ति या रियल एस्टेट के मामलों पर कम है, या रियल एस्टेट से सफलता, घरों से सफलता भी नहीं मिल रही। कभी कभी विस्थापन के साथ आप ये भी पाएंगे कि आप बहुत बार घर बदलते हैं। तो ऐसे लोग कम से कम 4-5 बार घर बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में आमतौर पर। नहीं, यह कोई नियम नहीं है, हर चंद्र के लिए कोई मानक नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर मंगल 10वें घर वाले व्यक्ति में आप पाएंगे कि उनका फोकस काम पर ज्यादा है और घर पर ऊर्जा या ध्यान उतना नहीं है, या घर से जो नतीजे मिलते हैं वे उतने नहीं होते, या जब तक वे घर पहुंचते हैं तब तक इतने थक जाते हैं कि घर के मामलों में ऊर्जा नहीं लगा पाते। घर के मामलों में उन्हें सुस्ती, आलस महसूस होता है क्योंकि सारी ऊर्जा काम पर खर्च कर दी, और इसलिए हो सकता है वे घर के लिए, रिश्ते के लिए, अपने घरेलू जीवन में उतना न कर पाए जितना उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, और जितनी संतुष्टि चाहिए, जितने, आप जानते हो, इनाम मिलने चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, वो सब कम होगा। तो ये है, मंगल जहां भी हो उसके सामने वाला घर, मंगल के मामलों में उन लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता, उन टारगेट को पाने की क्षमता में आप पाएंगे कि हमेशा एक गैप है, कम संतुष्टि है, या उस आदर्श सूरत हाल से कम है जिसमें आप वास्तव में होना चाहते हैं। अगला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, आपकी समझदारी का, आपको समृद्ध नतीजे देने की क्षमता का। ये संतान का कारक भी है और यह बहुतायत का कारक है, हर चीज को बढ़ाने और विस्तार देने का कारक है, और यह शिक्षा का कारक है। ये गुरु भी है, वो विशेषज्ञ जो आप हो सकते हैं, वो सलाहकार जो आप हो सकते हैं, वो मार्गदर्शक जो आप हो सकते हैं, वो पंडित जो आप हो सकते हैं। तो जब भी बृहस्पति कहीं हो, उसके सामने वाला घर, बृहस्पति की विशेषताओं और उस घर के नतीजों से जुड़े मामलों में कम नतीजे मिलेंगे। तो मिसाल के तौर पर, अगर बृहस्पति लग्न में है, पहले घर में ही, तो आपकी पूरी समझदारी के बावजूद, रिश्तों और बाकी सब के लिए ज्यादा करने की आपकी क्षमता के बावजूद, आप पाएंगे कि कहीं न कहीं रिश्ते के मामलों में, साझेदारी के 7वें मामलों में, या दूसरों के साथ काम करने की आपकी क्षमता में, अपनी समझदारी इस्तेमाल करने के बावजूद, अपने सारे, आप जानते हो, उदार दिल या बड़े दिल के बावजूद, फिर भी आप पाएंगे कि सही रिश्ता नहीं है, सही साझेदारी नहीं है, सही टीम नहीं है जहां भी काम करें। तो हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी, साझेदारी में कमी रहेगी, जिस टीम के साथ काम करते हैं उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। तो काम पर सहकर्मी आदर्श नहीं होंगे, हमेशा कुछ न कुछ कमी खलेगी। साथ ही अगर आप बिजनेस में हैं, जबकि आप में समझदारी से चीजें संभालने की क्षमता है, तो हो सकता है आप फिर भी समझदारी से रिश्ते संभाल लें, समझदारी से साझेदारी संभाल लें, समझदारी से दूसरों के साथ काम कर लें। लेकिन जो संतुष्टि आपको होनी चाहिए कि यही रिश्ता है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, यही साझेदारी है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, यही टीम है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, यही प्रोजेक्ट है जिसका हिस्सा मैं बनना चाहता हूँ, वह आपको हासिल नहीं हो पाती। तो सारी कोशिशों के बावजूद उदार नतीजे, घरेलू माहौल में अच्छे नतीजे आपके रिश्ते में या तो नहीं आ रहे, या उससे मिलने वाली संतुष्टि जो आप चाहते हैं कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक समझदार इंसान के तौर पर सामने आए, वह नहीं मिल रही। तो हो सकता है आपका साथी आपको, हो सकता है बाकी सब कहें कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन साथी आपको वे तारीफ के पुर्जे न दे। साथी को अब भी लग सकता है कि आप उससे कमतर हैं जितना शायद दूसरे मानते या स्वीकार करते हैं। यह उन लोगों से ज्यादा जुड़ा है जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर निपटते हैं, लेकिन दूसरे, वे अब भी आपको बहुत ऊंची नजर से देख सकते हैं,
वे आपको ऊपर देख सकते हैं। वे आपको कोई बहुत समझदार, बहुत संतुलित, बहुत व्यवहारिक इंसान समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके सबसे करीब हैं या जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर निपटते हैं, मैं इसे इस तरह कहूं, रोजमर्रा के आधार पर, या आपका साथी या आपका वैवाहिक साथी, तो आप पाएंगे कि हमेशा कोई गैप रहेगा या आपको जितनी संतुष्टि मिलनी चाहिए उससे कम संतुष्टि मिलेगी। तो यह नतीजा है कि बृहस्पति जिस भी घर में हो, उसके सामने वाले घर में बृहस्पति की विशेषताओं से जुड़े मामलों में आप पाएंगे कि वो क्षेत्र कमतर है। अब आखिरी लेकिन कम से कम नहीं है, शनि क्या दर्शाता है? यह अनुशासन दर्शाता है, ये ढांचा दर्शाता है, ये संगठन दर्शाता है, यह वफादारी दर्शाता है, ये कड़ी मेहनत दर्शाता है, ये दृढ़ता दर्शाता है, ये सब्र दर्शाता है, ये समय के साथ मिलने वाले नतीजे दर्शाता है। अपने समय, पैसे, ऊर्जा सबका बहुत निवेश करने के बाद तो शनि जहां भी हो उसके सामने वाले घर के मामलों में आप पाएंगे कि चीजें हमेशा कमतर रहेंगी। तो अगर शनि मिसाल के तौर पर चौथे घर में है, 10वां घर, तो आपके करियर के मामलों में, शनि से जुड़े मामलों में, तो शनि की विशेषताएं क्या है हमने बताई। काम का क्या मतलब है? काम है अपने बॉस के साथ काम करने की क्षमता, समय पर काम जमा करने की क्षमता, क्लाइंट, वेंडर, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ संवाद करने की क्षमता और अपना काम प्रस्तुत करने, दिखाने, अपने काम से तारीफ पाने, वे प्रमोशन पाने की क्षमता। ये सब आपका 10वां घर दर्शाता है। तो अगर शनि चौथे घर में है तो संरचित, संगठित काम के मामले में वफादारी दिखाने की क्षमता और अपने बॉस से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तारीफ आकर्षित करने की क्षमता जो बहुत वफादार, बहुत समर्पित, बहुत मेहनती, दृढ़ व्यक्ति है, बहुत सब्र करने वाला व्यक्ति है। वह तारीफ, वह पारस्परिकता, वह आप जानते हो, आभार और उसका इनाम नहीं मिल पाएगा और आपको प्रभाव डालने के लिए और कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत करनी पड़े ताकि सराहना मिल सके। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो कुछ सराहना मिल सकती है। अगर आप अपने शरीर की आखिरी हड्डी तक मेहनत करते हैं तो शायद थोड़ी ज्यादा सराहना मिले। लेकिन जो सराहना आप वास्तव में हकदार हैं, वास्तव में चाहते हैं, वास्तव में अपने काम से नतीजे पाना चाहते हैं, वो संतुष्टि से कम हो सकती है। मैंने कुछ लोगों को अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए भी देखा है, लेकिन शनि चौथे घर में हो और उसका 7वां घर 10वां घर हो, तो वे आदर्श सूरत हाल जिसमें रहना चाहते हैं या पूरी संतुष्टि, पूरी खुशी नहीं मिलती, या उन्हें लगता है कि वे भूमिका पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार कर चुके हैं, उन्होंने प्रमोशन पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, उन्होंने वेतन वृद्धि पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, या जो वेतन वृद्धि मिलती है वो आमतौर पर उनके हक से कम होती है। तो ये है विपरीत ऊर्जाएं शनि के संबंध में। शनि जहां भी हो और संगठित, संरचित, लगनशील होने और अपना काम समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद हमेशा कहीं न कहीं कोई कमी रहेगी, आप पाएंगे। तो या तो कोई कमी रहेगी या अपने काम से पूरी 100% संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी और आपके बॉस आपको एक समर्पित, वफादार, लगनशील, सब्र करने वाला, दृढ़ और मेहनती इंसान के रूप में देखें। इसके लिए आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उस तरह की सराहना से जो वेतन वृद्धि, प्रमोशन आदि के रूप में वापस मिलनी चाहिए, वो मिल पाए। और यह नतीजा है शनि जहां भी हो उसके सामने वाले घर का। अब राहु और केतु थोड़े अलग धर्रे के हैं, वे एक एक्सिस में काम करते हैं। हालांकि राहु जहां भी हो आप पाएंगे कि उस घर की विपरीत ऊर्जाएं, राहु जहां भी हो उसके सामने अब वहां केतु मिलेंगे। तो आप पाएंगे कि जो नतीजे आप छोड़ते हैं या सामने वाले घर के नतीजे जो मिलते हैं, यह क्या है? अब उनकी ऊर्जा, उत्साह, भूख, जुनून, लालच। तो सामने वाले घर से आपको कम नतीजे मिलते हैं जितना आप चाहते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर राहु तीसरे घर में है और केतु 9वें घर में है, तो नतीजे, क्योंकि राहु तीसरे घर में है तो भूख, जुनून है, तो दूसरी तरफ भूख, जुनून कम है। तो शिक्षा से जो नतीजे आपको चाहिए, भूख, जुनून, ऊर्जा के मामले में, राहु के संबंध में, वह कम है।
और केतु के साथ विपरीत पक्ष केतु जहां हो उसका 7वां घर राहु होता है। तो केतु जहां हो, केतु त्याग करने के बारे में है, न लड़ने के बारे में, बड़े दिल वाला होने के बारे में, ज्यादा आध्यात्मिक होने के बारे में, और स्वयं के बजाय दूसरों के लिए बलिदान देने और करने के लिए तैयार रहने के बारे में, क्योंकि केतु वहां पहले ही जा चुका है और कर चुका है। राहु उसके विपरीत है, सब्र करने के मामले में, त्याग करने के मामले में वह नहीं होगा क्योंकि राहु वहां है। राहु भूख, जुनून और ऊर्जा है, और इसलिए ये दो ग्रह एक एक्सिस में काम करते हैं। तो ये ज्यादा बाहरी हैं क्योंकि ये एक एक्सिस में काम करते हैं। तो ये सामान्य नतीजे हैं, लेकिन दूसरे नतीजे, दूसरे ग्रहों की ऊर्जाएं बहुत ताकतवर है। आप देख पाएंगे और आप देख पाएंगे कि सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, बृहस्पति या शनि जहां भी हो, उनके सामने वाला घर हमेशा आपको चुनौतियां या मसले या कम संतुष्टि देगा, उस घर के मामलों में जो उस विशेष ग्रह की विशेषता से जुड़े हों। तो दोस्तों, अपनी खुद की कुंडलियों में देखिए कि बृहस्पति कहाँ है और उसका 7वां घर क्या है। क्या आपको उस घर से जुड़े नतीजे मिल रहे हैं, बृहस्पति की विशेषताओं से जुड़े मामलों में? इसी तरह सूर्य, चंद्र, शनि के लिए भी, और अपना विश्लेषण कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने अनुभव बताइए कि आपको उन घरों से जुड़े नतीजे कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। नीचे दिए गए लिंक है। किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।